अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है वो एमटीकेट स्टूडेंट के लिए जो है 2022 का सिलेबस जो है वो अनाउंस हो चुका है। और इसमें जो है जो एमटीकेट के स्टूडेंट है उसके लिए दो बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि जो कोर्स अनाउंस हुआ है, जो सिलेबस के अंदर जो कोर्स इंक्लूड है वो बिल्कुल हाफ है। जिस वक्त हम एंट्री टेस्ट देते थे वहाँ पे उस वक्त तकरीबन फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के 85 चैप्टर होते थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। अब बिल्कुल हाफ है, 45 चैप्टर हैं। उसके अलावा जो है हमारे टाइम में तमाम जो चैप्टर के अंदर जो तमाम टॉपिक्स इंक्लूड थे, अब वो टॉपिक्स भी यहाँ पे हाफ है। तो एमटीकेट 2022 का जो सिलेबस अनाउंस हुआ है वो बहुत ही ईजी है और बहुत बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट के लिए। तो इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो 2022 का सिलेबस जो है आया है एमटीकेट स्टूडेंट के लिए, उसकी जो है वहाँ पे कितने एमसीक्यूज़ है, उसकी वेटेज क्या है, और उसके अलावा जो है इसमें जो है कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व है, किस तरह हाफ क्या है, कौन से चैप्टर इंक्लूड नहीं है, कौन से इंक्लूड है, और कौन से टॉपिक इंक्लूड है, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हम खुद इस पे से गुज़र चुके हैं। हमने खुद एंट्री टेस्ट दिया है, हमने पास किया है। तो मैं आप लोगों को टिप्स भी दूंगा कि आपने ने जो है फ़िज़िक्स पे कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, और बायो को कितना टाइम देना है। और उसके अलावा जो है आपने वहाँ एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कैसे करने हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को एक बेस्ट बुक जो है जिसमें पास्ट पेपर्स भी है, 5000 एमसीक्यूज़ है, वो सब वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो पूरा देखें तो इंशाल्लाह आपको सारे जो भी क्वेरीज है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमबीबीएस और बीडीएस लेक्चर अपलोड करता हूं। तो आज मैंने सोचा कि जो हमारे जूनियर्स हैं एमटीकेट दे रहे हैं, तो उनको जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी फील हो रही है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनके घर में डॉक्टर ना हो घर में, तो उनके लिए जो है कोई गाइडेंस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब को फ़ायदा जो है मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमटीकेट 2022, जिसमें हमारे साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है। जिस वक्त हम लोगों ने टेस्ट दिया 5 साल पहले, उस वक्त सिर्फ बायोलॉजी थी, केमिस्ट्री थी, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी। अभी इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग भी इंक्लूड की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट में, इसमें हमारे साथ 7 सेक्शन हैं। जो पहला सेक्शन है प्रीमिएबल, इसमें थोड़ा वैसे टेस्ट के बारे में, पीएमसी के बारे में बताया है। और सेक्शन 2 में जो है वो टेस्ट का स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल। वेटेज मतलब किस सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यूज आएंगे। और उसके बाद जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें मॉडरेट कितने क्वेश्चन है, इजी कितने हैं और डिफ़िकल्ट कितने हैं। और उसके बाद सेक्शन 3 में बायोलॉजी की जो कोर्स है वो बताया है। और उसके अलावा जो है उसकी फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर जो है केमिस्ट्री का कोर्स, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर जो है 5वें सेक्शन में फिज़िक्स और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर छठे में इंग्लिश और उसके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स, फिर 7वें सेक्शन में जो है वो लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें बात इस तरह है, आगे जब हम इस पर बात करेंगे तो हमारे टाइम इस तरह होता था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टोटल 84 चैप्टर, 84 चैप्टर बनते थे। जिसमें हमारे साथ बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर में हमारे साथ आखिर चैप्टर होता था तकरीबन ब्लड और सर्कुलेशन वाला, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, वो था 14 नंबर। 13वें पे रिस्पायरेशन था, 12वें पे डाइजेस्टिव था, 11वें पे बायो एनर्जेटिक्स था। तो 14 चैप्टर फर्स्ट ईयर में होते थे और 15 चैप्टर सेकेंड ईयर में होते थे। आखिर जो है वो इको सिस्टम वाला वो चैप्टर थे। तो तकरीबन 28, 29 या 30 चैप्टर बनते थे उसकी बायोलॉजी की। इसी तरह केमिस्ट्री के हमारे साथ फर्स्ट ईयर में हमारे साथ तकरीबन 11 चैप्टर थे, और सेकेंड ईयर में हमारे साथ जो थे वो तकरीबन 15-16 चैप्टर थे। इसी तरह फिज़िक्स के हमारे साथ फर्स्ट ईयर में 11 चैप्टर थे, सेकेंड ईयर में तकरीबन 12 थे कि 13 थे। लेकिन अभी जब हम आएंगे बिल्कुल हाफ है।
तो टोटल हमारे 84 बनते थे, अभी जो इन्होंने कोर्स दिया है उसमें सिर्फ 45 है। बायो के हमारे 30 से अभी सिर्फ 19 है। उसके केमिस्ट्री के हमारे तकरीबन 28 इस तरह बनते थे, अभी सिर्फ 13 है। फिज़िक्स के हमारे तकरीबन 24 जो है 25 बनते थे, अब सिर्फ 13 है। और फिर एक और अच्छी बात क्या है कि पूरे चैप्टर भी नहीं है, सेलेक्टिव टॉपिक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर थोड़ा वही एमडीकेट की जो पीएमसी है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हमारे साथ 210 है। ड्यूरेशन जो है हमारे साथ एमडीकेट का वो है 3.5 आवर, मतलब 3.5 घंटे। और उसके बाद फॉर्मेट, ये जो टेस्ट हमारे टाइम में तो रिटर्न था, अब ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे। और उसके बाद मिनिमम पास मार्किंग जो मार्क्स जो है वो 65% है, और नो निगेटिव मार्किंग। हमारे टाइम में निगेटिव मार्किंग भी होते थे, जिसमें अगर 4 एमसीक्यूज़ आप गलत करते थे तो एक आपका सही भी चला जाता था, लेकिन अभी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे साथ सब्जेक्ट और वेटेज जो है। बायोलॉजी जो है वो परसेंटेज वाइज 32% है सबसे ज़्यादा, और नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ 68। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के यहाँ 56 एमसीक्यूज़ हैं, और परसेंटेज 26.5 बन रहा है। उसके बाद इंग्लिश के यहाँ 10 एमसीक्यूज़ 10% है, और एमसीक्यूज़ 20 है। और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इसके 10 एमसीक्यूज़ हैं। तो टोटल 210 एमसीक्यूज़ बनते हैं, और टाइम आपके साथ 3.5 घंटे हैं, अच्छा खासा टाइम है। और उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल पे अगर हम देखें, हमारा टाइम में तो ये मालूम नहीं होता था, कभी सख्त आता था, कभी इजी आता था, ऑलमोस्ट सख्त आता था। लेकिन अभी जो है वो इजी जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 है, मॉडरेट 60 है, और हार्ड सिर्फ 20 है, तो ये भी ईजी है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, जो बायोलॉजी के हैं, कंटेंट लिस्ट फॉर बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले हमारे साथ है बायोडाइवर्सिटी, जो पहले चैप्टर है। टोटल चैप्टर 13 है सिर्फ। अब बायोडाइवर्सिटी ए सेलुलर लाइफ एंड वेराइटी ऑफ लाइफ, इसमें जो वायरस है वो वगैरह आते हैं। और ये हमारे टाइम में बायोलॉजी का ये 5वां चैप्टर होता था, फर्स्ट ईयर। और दूसरा यहाँ पे बायो एनर्जेटिक है, ये भी फर्स्ट ईयर हमारा टाइम में 11वां चैप्टर होता था। तीसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये भी फर्स्ट ईयर से हमारे टाइम में ये दूसरा चैप्टर होता था। ये चौथा चैप्टर यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, हमारे टाइम में ये चौथा चैप्टर होता था। और उसके बाद यानी तीसरा चैप्टर होता था। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जो है ये सेकेंड ईयर का है। और उसके बाद डाइवर्सिटी एमोंग एनिमल्स, ये तकरीबन फर्स्ट ईयर का है। और एंजाइम हमारे टाइम में जो था ये तीसरा चैप्टर था, और सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन चौथा था, ये भी फर्स्ट ईयर से। इवोल्यूशन यहाँ पे हमारे टाइम में सेकेंड ईयर में, यहाँ पे भी सेकेंड ईयर में का जो है चैप्टर है। और उसके बाद लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट, न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, ये भी सेकेंड ईयर के हैं। और प्रोकार्योट्स ये फर्स्ट ईयर के हैं, जिसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन ये सेकेंड ईयर का है। सपोर्ट एंड मूवमेंट ये भी सेकेंड ईयर का है। और वेरिएशन, जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस, जिसमें मेंडल लॉ वगैरह ये आते हैं, ये भी सेकेंड ईयर। तो सिर्फ 13 चैप्टर है। अब इसकी डिटेल में हम आते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है बायोडाइवर्सिटी, जो ए सेलुलर लाइफ और वेराइटी ऑफ लाइफ है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस है, और स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस है, और वायरल डिजीजेज है। ये 4 टॉपिक है, ठीक है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आगे यही कि आप मतलब ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस को आपने किस तरह मालूम करना है, वही कि वायरस को किसने डिस्कवर किया है, वही बातें हैं। उसके बाद दूसरे चैप्टर पर हम आते हैं बायो एनर्जेटिक्स पर, जिसमें हमारे साथ एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस है। और उसके बाद लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट बेस रिएक्शन है। और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, और फोटोसिंथेसिस है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है, रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर हमारे साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जिसमें हमारे साथ 4 बेसिक मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, और जो हमारे साथ डीएनए वगैरह है। इसमें यहाँ पे बताया गया है वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, जो कम्बिनेशन है, जैसे कि लिपिड और ग्लूकोज ग्लाइकोलिपिड, लिपिड और प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद चौथा चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जिसमें हमारे साथ जो है वो सेल वाल है, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेली है, जिसमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट है, और उसके बाद वैक्यूल्स है, उसके बाद प्रोकार्योट एंड यूकार्योट, और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है।
पांचवा चैप्टर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें नर्वस सिस्टम है, उसके नर्व्स इम्पल्सेस है, जो नर्व कोऑर्डिनेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, न्यूरॉन्स और उसकी स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल साइनेप्स है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है, केमिकल साइनेप्सिस है, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस साइनेप्स है। उसके बाद हार्मोन्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और रिफ्लेक्स आर के लेवल ऑफ स्पाइनल कार्ड्स एंड इट्स मेन फंक्शन, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ ब्रेन विद देयर मेन फंक्शन। उसके बाद हमारे साथ छठा जो चैप्टर है वो डाइवर्सिटी एमोंग एनिमल्स, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी एमोंग एनिमल्स, एनिमल जो फाइलम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके बाद सातवां जो चैप्टर है वो इंजाइम है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम और इंट्रोडक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेट ऑफ इंजाइम एक्शन है, और इंजाइम इनहिबिशन है। आठवां चैप्टर इवोल्यूशन है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डार्विनिज्म, उसकी जो डार्विनिज्म है और डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, और नियो डार्विनिज्म है जो एक नई थ्योरी पेश की है डार्विन की मॉडिफाइड करके, और एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद हमारे साथ नवा जो चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट, मतलब उसकी न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट, जिसमें कार्निवोरस प्लांट है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, जिसमें पिक्चर प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, और सेंडिव है। उसके बाद वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर और पोटेंशियल, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम है। उसके बाद हमारे साथ 10वां जो चैप्टर है वो है प्रोकार्योट्स, जो किंगडम मोनेरा भी जिसे कहते हैं, जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया है, जैसे हमारे साथ कोक्साई वगैरह है, रॉड्स है, बेसिलाई है, और उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है। उसके बाद 11वां चैप्टर रिप्रोडक्शन है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। 12वां जो चैप्टर है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट है, जिसमें कार्टिलेज है, और टाइप्स ऑफ मसल है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, और स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रक्शन, टाइप्स ऑफ जॉइंट, और गोट एंड आर्थराइटिस। गोट जो है जो हमारा नी है, जो नी जॉइंट है, वहाँ पे जब यूरिक एसिड जमा हो जाता है जैसे हम गोट कहते हैं। और उसके बाद आर्थराइटिस में जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है। उसके बाद हमारे साथ वेरिएशन एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस में हमारे साथ मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल एंड हिज वर्क, और मेंडल एक्सपेरिमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, और मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन वेरिएशन, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रिलेवेंट टू जेनेटिक्स, और मल्टीपल अलील्स, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, और सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, जिसमें जेनेटिक ऑफ हेमोफिलिया है। तो ये हमारे साथ बायोलॉजी के जो टॉपिक्स थे, वो जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यहाँ पे भी हाफ चैप्टर है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मिलेगा, और उसके बाद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम 5वें चैप्टर में पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, और गैसेस हम तीसरे में पढ़ते थे, और लिक्विड है हम चौथे में, और उसके बाद सॉलिड है, और केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक्स, ये सारे फर्स्ट ईयर के हैं, और थर्मोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर है। S&P ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट दिए हैं, ये सेकेंड ईयर के हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सेकेंड ईयर के, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सेकेंड ईयर है, अल्काइल हैलाइड्स है, अल्कोहल एल्पिनोल्स है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और मैक्रोमोलेक्यूल है। अब ये जो चैप्टर है हमारे टाइम में बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हमारे 6 चैप्टर तो सिर्फ हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे, फिर मतलब पहले 5, पर छठे चैप्टर से हमारा हाइड्रोकार्बन जो थे वो स्टार्ट होते थे। तो ये जो है यहाँ पे हमारे साथ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ यहाँ पे 2 चैप्टर है, एक S&P ब्लॉक एलिमेंट है, दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो D और F आते हैं। बाकी तो यहाँ पे और चैप्टर ही नहीं, और यहाँ सारा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इजी है,
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए ईजी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट बेस है। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपके लिए ईजी है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा रटा होता था, पढ़ के वापस भूल जाता था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि इनऑर्गेनिक को रिमूव किया है। अब यहाँ पर हम इसके डिटेल पे आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारे साथ एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंसेप्ट ऑफ मोल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियो इज कन्वर्जन फैक्टर इन स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री भी कहते हैं, स्टिचियोमेट्री भी कैलकुलेशन कहते हैं हम। तो ये दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं, स्टोक्योमेट्री भी कह सकते हैं, स्टोचियोमेट्री भी कह सकते हैं हम। और उसके बाद एवोगाड्रो नंबर है, इंपॉर्टेंस अजम्पशन ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन है, स्टोक्योमेट्री है। उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट है, परसेंटेज यील्ड है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन है, और क्वांटम नंबर है, शेप ऑफ ऑर्बिट है। अब ये सेलेक्टिव है हमारे साथ। तो डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन भी थे और न्यूट्रॉन भी थे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन का बताया गया, और शेप ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद नेक्स्ट गैसेस में प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है, गैस लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और जनरल गैस इक्वेशन है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, और आइडियल गैस इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे साथ लिक्विड में या प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेपर प्रेशर है, और बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर है। हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा टॉपिक इसमें होते हैं। तो उसके बाद सॉलिड में आपके साथ इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और क्रिस्टल लेटिस है। उसके बाद छठे चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट है, और ली चेटलियर प्रिंसिपल है, और सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस है, और कॉमन आयन इफेक्ट है, बफर सोल्यूशन है, इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सोलुबल आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट सातवें चैप्टर में रिएक्शन काइनेटिक्स है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट हमारे साथ आठवां चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सिस्टम और सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन, डिफिनेशन ऑफ टर्म यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस, जो हीट चेंजेस है जिसको हम इंथैल्पी चेंजेस कहते हैं, और एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, जो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और साइन ऑफ जो हीट चेंज है, और उसके बाद इंथैल्पी चेंज है, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन है। और उसके बाद नवा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, जिसमें ऑक्सीडेशन रेट या स्टेट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और उसके बाद बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है हमारे साथ, एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है कि एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, एटॉमिक साइजेस है, एटॉमिक रेडियस से उसके बाद आयोनिक रेडियाई है या रेडियस से कोवेलेंट रेडियाई है, आयोनाइजिंग एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉनिकटिविटी है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है, इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन है, फिर उसके टाइप्स sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, यानी जो वैलेंस शेल में है वहाँ निगेटिव जो दूसरे को रिपल करते हैं, और पोस्टुलेट ऑफ विस्पर थ्योरी, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी। उसके बाद 11वां चैप्टर हमारे साथ है S&P ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप एलिमेंट अल्कली मेटल है, और एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें ट्रेंड इन रिएक्टिविटी है कि किस तरफ रिएक्टिविटी बढ़ती है, किस तरफ कम होती है, ग्रुप 2 एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसे हम कहते हैं, ट्रेंड इन रिएक्टिविटी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ग्रुप ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉनिकटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेटेलिक और बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
ट्रांजिशन एलिमेंट की। उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आइसोमेरिज्म है। और उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमारे साथ ओपन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स है, अल्कीन्स और अल्काइंस है, बेंजीन, उसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, रिजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हमारे साथ अल्काइल हैलाइड में क्लासिफिकेशन, अल्काइल हैलाइड, नोमेनक्लेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1, SN2, E1 और E2 रिएक्शन। उसके बाद हमारे साथ जो है वो अल्काइल हैलाइड और कीटोन नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और रिएक्शन। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और रिएक्टिविटी। और उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे साथ प्रोटीन और एंजाइम है। तो ये हमारे साथ जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो भी हुआ। अब हम आते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स के फिर यहाँ सिर्फ 13 चैप्टर, हमारे टाइम में तकरीबन 24 से 25 चैप्टर थे। अब यहाँ पे फोर्स एंड मोशन है, ये फर्स्ट ईयर से है। वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर से है। रोटेशनल और सर्कुलर मोशन फर्स्ट ईयर से है। हमारे टाइम में 5वां चैप्टर था। वेव्स फर्स्ट ईयर से है। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ईयर से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकेंड ईयर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड ईयर है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर है। डाउन और मॉडर्न फिजिक्स सेकेंड ईयर है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा है फर्स्ट ईयर है। और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये सेकेंड ईयर है। शायद ये फर्स्ट ईयर में था या सेकेंड ईयर, क्योंकि 5 साल अभी हो गए हमें तो कुछ भूल भी गए हैं। ठीक है, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर फिजिक्स में हमारे साथ फोर्स एंड मोशन जो पहले चैप्टर है उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अंडर डिफरेंट केसेस, प्रोजेक्टाइल मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आपने ये पहला चैप्टर। दूसरा वर्क एंड एनर्जी में वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पावर है। और उसके बाद रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन जो तीसरा चैप्टर में, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और उसके अलावा जो है हमारे साथ रिवोल्यूशन है। उसके बाद डिग्री है, रेडिएशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेरिएबल है, रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्सेस यूजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद चौथा चैप्टर वेव, जिसमें प्रोग्रेसिव वेव्स है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, पीरियोडिक वेव्स है, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स है, स्पीड ऑफ साउंड है, ईयर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ऑफ साउंड वेव्स है, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स है। और उसके बाद स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच, स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स है, डॉपलर इफेक्ट है, observer in moving toward the stationary source, observer in moving away from stationary source, when the source is moving toward the stationary observer, when the source is moving away from stationary observer, simple harmonic motion है, characteristics of simple harmonic motion है, instantaneous displacement है, amplitude है, वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें फर्स्ट लॉ है, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट थ्योरी है। छठे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोलम्स लॉ है, कोलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड यूनिट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरेज एंड कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्ज इन कैपेसिटर। उसके बाद सातवां चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ओम्स लॉ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, और किलोवाट आवर है। उसके बाद आठवां चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है। उसके बाद नौवां चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फेराडे लॉ है, लेंज लॉ है, लेंज लॉ एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसके बाद जनरेटिंग
इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफार्मर हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफिकेशन है। और हमारे टाइम में तो इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक होते थे। और डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ प्रोटॉन विद पार्टिकुलर एनर्जी। हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा मॉडल थे इसमें। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पॉन्टेनियस है, रैंडम न्यूक्लियर डिके, लॉ ऑफ रिएक्टिव डिके है, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके है। हाफ लाइफ से इसे अक्सर एमसीक्यूज होते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन है। तो ये हमारे साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हुआ। अब हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इस तरह होते हैं कि इंग्लिश के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बात इस तरह होती है इंग्लिश में कि इंग्लिश ऐसे सोर्स से देते हैं जिसमें बंदे को पता ही नहीं होता है। और इंग्लिश में आपने क्या करना है, कुछ स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश के लिए एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि इसमें जितना भी आप एकेडमी पढ़ो, आपके लेवल के एमसीक्यूज आते ही नहीं। हमारे टाइम में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थे, 5 एमसीक्यूज आए थे हमारे टाइम, तो 5 इंग्लिश के आते थे, मैंने देखे भी नहीं है। और मेरे एक दोस्त था, वो छठी क्लास से इंग्लिश जो है पढ़ता था। और उसने तकरीबन 2 बार उसने कि 3 बार उसने एडवांस किया था। उसने 5 एमसीक्यूज में से 3 अटैम्प्ट किए थे, तीनों की तीनों ही गलत हुए थे। और इसके बाद जब मेरे भाई का सीट हुआ तो मेरे भाई ने बोला कि उसके टाइम में 20 इंग्लिश एमसीक्यूज थे, क्योंकि 220 एमसीक्यूज थे उस वक्त भी। तो उसने बोला कि मुझे तो इंग्लिश के तो कुछ भी नहीं आते। तो मैंने उसको बोला भाई इंग्लिश में जब तुक्का मारो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उसके साथ एक दोस्त था, वो इंग्लिश टीचर था, एकेडमी में पढ़ाता था। और मेरा भाई तो वैसा था। मेरा भाई ने तुक्का मारा, 20 में से 7 सही हुए। उसे इंग्लिश टीचर ने जो था वो बड़ी सोच समझ के किए, उसके भी 7 सही हुए, मेरे भाई के भी 7 सही हुए। तो मेरे भाई का सीट हुआ, उसका टीचर का नहीं हुआ। ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एकेडमी में अपना टाइम ज़ाया ना करो, और इसके लिए टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं वो आप थोड़ा सीखो। वो क्या है, जैसे कि पहला है यहाँ पे वोकेबलरीज। अब वोकेबलरी में सिनोनिम्स है, एंटोनियम्स है, मतलब कौन से सिमिलर वर्ड्स है, कौन से जो है वो अपोजिट वर्ड्स है, वो थोड़ा आप सीखें। और उसके बाद दूसरे नंबर पर यह है कि आप टेंसेस के बारे में आपको पता हो, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कि सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे कि मतलब कम्बिनेशन ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ जो वर्ड्स है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब उसके बाद आपने सेंटेंस के फिर हमारे साथ जो 4 टाइप से पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम टेंसेस अगर आप सीखोगे तो आपको पता होगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, क्योंकि वो अक्सर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है या बाद में आता है, किस तरह आता है, कौन सा, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको वही, अगर इन अप्रोप्रिएट वर्ड उसने लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है, वो आप किस तरह जो है वो मालूम करोगे, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके लिए तरीका ये है कि ये जो टॉपिक है यहाँ पे जो आपके कोर्स में दिए हैं, आप जाके यूट्यूब चैनल पे सर्च करो और वहीं से पढ़ लो, क्योंकि एकेडमी में वो टाइम आप अपने जो बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स को उसको दे, तो इस पर परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग। ये तो हमारा टाइम में नहीं होता था, ये उस वक्त में सिर्फ जो नेवी आर्मी इसके जो टेस्ट है उसमें होता था। इसमें वो आपको मतलब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग वो थोड़ा चेक करेंगे। तो वो आपको डिफरेंट जो है वो सिंबल्स देंगे कि भाई इनमें कौन से एक जैसे हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो वो हमारे टाइम में तो इस तरह नहीं होते थे, क्योंकि इसकी स्किल मतलब वो हाँ इसकी स्किल तो हमारे साथ नहीं है। तो लिहाजा ये इसको अगर आप बुक से पढ़ोगे तो ये इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो बुक्स है वो आर्मी टेस्ट वगैरह के लिए आते हैं, वो बहुत बड़े बुक है, वो आपका टाइम ज़ाया करेगा और उससे आएगा नहीं। ठीक है। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि इंग्लिश को अगर आपने पढ़ना है, एक तो आप यूट्यूब से वो टॉपिक पढ़ो, दूसरा पास्ट जो एमसीक्यूज आए वो करो, और लॉजिकल रीजनिंग के भी जो पिछले सालों में जो आए हैं वो करो, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि अब आपने
मतलब पढ़ाई के दौरान आपने किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सबसे पहले बात यह है, जो बायोलॉजी है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बायो एक ऐसा टॉपिक है जो हर बंदे को आता है, हर बंदे को बायो आता है, क्योंकि बायो ईजी है। तो आपका जो सीट होगा या नहीं होगा ये बायो सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बायो सबको आता है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं फिज़िक्स। अब फिज़िक्स का मालूम नहीं है, अगर न्यूमेरिकल आए सख्त तो किसी को भी नहीं आता है, अगर सिर्फ थ्योरी आई इजी तो सबको आता है। तो फिज़िक्स भी डिसाइड नहीं करेगा कि आपका सीट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद इंग्लिश को तो मालूम नहीं है, ठीक है, अक्सर तुक्का लोग लगाते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग का भी। बात जो आपको आपका जो सीट सिलेक्शन है कि आपका सीट होगा नहीं होगा, वो केमिस्ट्री जो है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि केमिस्ट्री जिस स्टूडेंट को आता होगा वही जो है वो फैसला करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट है, वो फैसला करेगा कि आपका सीट होना है कि नहीं होना है। तो आप लोग जब भी पढ़ो केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे दो, ठीक है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जब आप वहाँ सेंटर पर में जाओ एग्ज़ाम के लिए, तो आप कोशिश ये करो कि सबसे पहले आप बायो करो, क्योंकि बायो इजी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आओ केमिस्ट्री और फिज़िक्स में देखो पहले कि कौन से इजी है, फिर वो करो, ठीक है। इस तरह नहीं है कि बस आपने बायो की, अब आप आगे केमिस्ट्री में स्टार्ट है, चाहे इजी है मुश्किल है। क्योंकि हमारे टाइम में क्या हुआ था, केमिस्ट्री बहुत सख्त आया था, फिज़िक्स इजी आया था। तो कुछ दोस्त केमिस्ट्री में जो ये फंस गए थे। मैंने खुद ये किया कि मैं केमिस्ट्री में मैंने उस वक्त तकरीबन 30 MCQs आते थे, मैंने 15 अटैम्प्ट किए, डायरेक्ट गया। फिज़िक्स में फिज़िक्स के फुल इजी आए थे, तकरीबन 20 हमारे टाइम आते थे, 20 में से मैंने 19 अटैम्प्ट किए, 18 सही थे। तो इस तरह आपने एक जगह पे स्टिक नहीं रहना है, आपने देखना है, ठीक है। तो और मतलब पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स में देखो जो इजी हो वो करो, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता हो तो उस पर टाइम ज़ाया नहीं करो, स्किप करो, आगे जाओ, बाद में फिर उसी पे आओ। और उसके बाद कुछ इस तरह होते हैं कि बायोलॉजी में वो क्या करते हैं, वो पेडिग्री क्वेश्चन देते हैं, बड़े बड़े उसके पैराग्राफ होते हैं, और एक पैराग्राफ के नीचे 3-4 क्वेश्चन उन्होंने दिए होते हैं। तो वो क्वेश्चन कोशिश करो वो आखिर में करो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे, ठीक है। तो ये, और उसके बाद आप कोशिश करो कि MCQs में जो इजी क्वेश्चन है, जैसे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो इजी क्वेश्चन है वो आप जल्दी जल्दी करो, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करो। और जो मुश्किल क्वेश्चन है उसके लिए आपका फिर टाइम बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो ये को MCQs को अटेम्प्ट करने का भी यह तरीका करो कि आप जो है फ़र्ज़ पर सबसे पहले टिप ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छा पढ़ो, ख़ास करके अगर उसमें इफ़ या एक्सेप्ट हो, क्योंकि अगर आपने मिस किया इफ़ या एक्सेप्ट तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन सही पढ़ो। दूसरा, 4 के 4 ऑप्शन पढ़ो। बाज़ औक़ात तीसरे नंबर पर ऑप्शन होता है, हम वही लगा देते हैं, चौथा छोड़ देते हैं, वो आल आप देबा होता है, वो सही होता है। तो ये आप करो। और उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करो। सब्ट्रैक्शन मेथड ये है कि आप जो है अगर उससे क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आप देखो कौन सा उसका ऑप्शन नहीं है, वो निकालो, जो रह जाएगा वही ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट इसमें ये है कि कब आपने गेस करना है, यानी तुक्का कब लगाना है। तुक्का आपने उस वक्त लगाना है कि अगर आपने क्या क्या, आप 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले आपने एक को स्ट्रेच के निकाल दिया, दूसरे को आपने निकाल दिया, अब 2 रह गए, उसमें से फिर आपने एक पे तुक्का लगा के भी चलेगा। लेकिन अगर ये मतलब जो मॉडरेट क्वेश्चन, अगर कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स क्वेश्चन उन्होंने दिया है और उसमें से आप यानी उसमें फिर आपने अगर तुक्के के लिए जाना है तो आपने किस तरह देखना है कि कौन सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कौन सा मॉडरेट है। मॉडरेट का ये मतलब है जो इजी है, जो मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो बिल्कुल आपको पता है कि भाई ये उस पर तो आप थे से लगाओ। अब जो मॉडरेट और कम्प्लेक्स है उसको आखिर में छोड़ो, और मॉडरेट में फिर क्या करो
यानी आखिर में जब आपने चौड़े स्किप किए उसमें भी फिर दरमियाने वाले पहले करो, कम्प्लेक्स वाले बाद में करो। और दरमियाने वाले में आप क्या करो, दरमियाने वाले वो है जिसमें आपने 50% आपने उससे सब्सट्रैक्ट किया, 50% रह गए। 4 ऑप्शन है, 2 आपने निकाल दिए कि ये नहीं हो सकता है, अब 2 रह गए, उसमें से एक आपने सेलेक्ट करना है। और ये मॉडरेट। कम्प्लेक्स कौन सा है कि एक आपने उससे सब्सट्रैक्ट किया, अब 3 में आप कंफ्यूज है ऑप्शन में कि ये कौन सा है, उसमें फिर आपने तुक्का नहीं लगाना है, बहुत सोच समझ के। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर सख्त एग्ज़ाम सख्त आया था तो आप कोशिश करो, क्योंकि आसपास देखो सबके चेहरे लटकाए होंगे और बिल्कुल चेहरे का मतलब जो अपीयरेंस है वो चेंज होगा। तो उसमें अगर निगेटिव मार्किंग, ये तो निगेटिव मार्किंग, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपने सारे एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये है, ये कुछ टिप्स थे, इंशाल्लाह आपको जो है फ़ायदा देंगे। अब हम आते हैं, जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक बुक बताऊंगा, जो वो बुक जो है अगर आप वो बुक ले लो तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब वो जो बुक मैंने आप लोगों को बताया वो ये है MBBS.com.pk लेटेस्ट सीरीज़ है। ये ऑनलाइन भी आपको मिलेगा और ये आपको जो है वो जो बुक शॉप से वहाँ से भी आपको मिलेगा, स्टेशनरी से। अब ये एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन बुक फॉर नेशनल एमडीकेट। अब ये बेस्ट बुक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो की फीचर है वो है, इसमें 5000 प्लस एमसीक्यूज विद की, और विद की के साथ विद एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। नेक्स्ट इसमें प्रैक्टिस पेपर्स आपके लिए मौजूद है। नेक्स्ट इसमें पास्ट पेपर्स मौजूद है। और नेक्स्ट ये पीएमसी सिलेबस के मुताबिक है, और ये सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन है। अब इसमें आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये तो ऑनलाइन इस तरह अवेलेबल होगा, और ये मेरे साथ बुक है जो मैंने इसके पिक्स लिए हैं, ये बुक है सेम टू सेम। अब यहाँ पर आपको कंटेंट में क्या मिलेगा, यहाँ आपको सबसे पहले फिजिक्स एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जो पेज 4 से 174 तक होगा। फिर आपको फिजिक्स के प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। फिर आपको बायोलॉजी के एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक, उसके प्रैक्टिस पेपर, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बैंक, उसके केमिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर्स, और एमडीकेट इंग्लिश भी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसमें इस तरह के एमसीक्यूज अवेलेबल है। ठीक है, हमारे टाइम में इसमें वही एमसीक्यूज है जो सेट में होते थे, हमारे टाइम में सेट में होते थे, डॉकेट में होते थे। अभी जो है वो इस तरह आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज हुए प्रैक्टिस यहाँ फिजिक्स के, जैसे द वर्क डन बाय 49.3 इन राइजिंग इट थ्रो 2.5 mm द मास ऑफ बॉडी, इस तरह जैसे ये एमसीक्यूज हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, फिजिक्स के प्रैक्टिस पेपर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह आपको की भी मिलेगी, जैसे कि ये बायोलॉजी के है, और की के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है मेम्ब्रेन एक्सप्लेनेशन, आंसर 1 का क्या है, मेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेट ऑफ एंजाइम। एक्सप्लेनेशन क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन मेकिंग ग्रेना एंड एंजाइम एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। ये एक्सप्लेनेशन भी हर क्वेश्चन का यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए। ठीक है, तो ये अगर आप ख़रीद लें, आपको तकरीबन 1500 रुपये में ये मिलता है, स्टेशनरी में भी आपको मिलेगा, और ये जो है आपका जो है वो MBBS.com.pk भी मिलेगा। अब एक जो डॉगर्स ब्रदर का है वो एमडीकेट का एक छोटा बुक है, वो इसी जब आप स्टेशनरी वाले के पास जाओगे वो आपको वो देगा, वो नहीं लेना, क्योंकि वो उसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू से कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है। तो ये उसको बोलो ये वाला दे दो, या फिर आप ऑनलाइन जो है वहाँ पे वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। तो ये पूरा एक मैंने सोचा कि भाई एमडीकेट के जो स्टूडेंट है जो कंफ्यूज है, जितना मेरे नॉलेज में है मैं उसका हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट भी जब जो भी न्यूज़ आएंगे एमडीकेट से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, या आप लोगों की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप आगे मेरे चैनल पे जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो ताकि सबका फ़ायदा हो। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका सीट हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा, तो फिर आपको MBBS BDS से रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री में मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।